आर यू अ डॉक्टर? नो। नो, यू नॉट अ डॉक्टर। तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक डॉक्टर का काम है जो कर रहे हैं? अगर किसी कपल को इंटीमेसी का इशू कि इंटीमेसी के इशू को क्लियर करना है डॉक्टर का काम नहीं। हम्म, आपने क्या बोला कि ये बहुत प्राइवेट टॉपिक है ना जी। हर एक का। हम्म, अब अगर किसी को ये प्राइवेट टॉपिक पे इशू आ रहा है हम्म, वो किससे जाके डिस्कस करेगा? आज के डेट में आपको देखने को मिलेंगे जिनको बिना मेडिसिन के पीरियड्स आता ही नहीं है, फिर वो घर वाले मान नहीं रहे कि आईवीएफ के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आईवीएफ में ना किसी और का बच्चा डाल देंगे। कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि आगे फ्यूचर में बच्चा होगा या नहीं होगा? कुंडली देख के सारी प्रिडिक्शन, अगर हमें सिर्फ बच्चा देखना है जी। तो हम सिर्फ सन को देखेंगे, हम्म, और अगर हमें उसके मेडिकल इश्यूज को देखना है तो फिर हम्म। हम वीनस, मून और मरकरी को देखेंगे। यूजुअली जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में काफ़ी इंटीमेसी को लेकर इश्यूज रहते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। तो वो इतना इंटीमेसी में फिर इन्वॉल्व नहीं रहते, और इसका आगे जाके क्या इफेक्ट रहता है? अब दोनों की ना फैंटेसीज अलग अलग हो गई। अब वो फैंटेसी मैच नहीं होती, जब वो मैच नहीं हो रही है तो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। एक लड़का 5 साल से मास्टरबेशन कर रहा है, हम्म, अब उसकी शादी हो गई है, हम्म, ठीक है? अब उसको नॉर्मल नेचुरल परफॉर्म करना है, ठीक है? 50% लड़के, 50% जो मास्टरबेशन कर रहा है, जी। 50% लड़के परफॉर्म कर ही नहीं पाते। आज हम एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे, जो हम इसके बारे में अगर बात करें, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें, तो कभी भी उस हद तक नहीं कर पाएंगे जिस हद तक हम इसको सोचते हैं। बच्चे जो होते हैं, बच्चे किसको नहीं चाहिए होते हैं? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और बच्चों के बिना कोई ज़िंदगी नहीं होती। आज के टाइम में ये चीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है कि आम, लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, शादी के बाद बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आईवीएफ का सहारा लिया जा रहा है, सरोगेसी का सहारा लिया जा रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर, जो फर्टिलिटी के टॉपिक हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे पास इसके जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट दर्शन अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। तो दर्शन अरोड़ा जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आज आप आए और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर हम इसके ऊपर इतना बात करने जा रहे हैं, विच आई नेवर थॉट कि मैं इसके ऊपर कभी बात भी करूँगी। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आपका इसके ऊपर क्या इनपुट है? स्टार्टिंग में आप इस लाइन में आए तो आपने क्या सोचा इसके अंदर आने के लिए? सो इस लाइन में आने का जो मकसद आप कह लो इसे, जी। तो वो यही था कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। 7 से 8 साल ओके। डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर, पंडित, और उसके बाद आईवीएफ सेंटर्स, आईयूआई, ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है। और 8 साल ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद 8th ईयर में मेरे को नेचुरल कंसीव हुआ हमारा। 8th ईयर। 8th ईयर में नेचुरल कंसीव हुआ। तो ये जो हाँ। 7 साल 8 साल का स्ट्रगल है, ये जो स्ट्रगल मैंने किया वो बाकियों का बच जाए, तो सोचा कि लोगों की अब हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो इस तरह आप इस लाइन में आए। राइट। तो उसके और बाद? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जी। इसमें जो इश्यूज होते हैं ना, वो कई बार इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े दिखा दिए जाते हैं। ओके। तो किसका इशू कितना बड़ा है, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसके एक रोड मैप देने वाला किसी को कोई नहीं होता। अगर आज आप बात करो कि किसी को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, हम्म। तो कौन है जो उसको रोड मैप देगा कि आपको इस वे से जाना है? कोई नहीं देगा। जी। अगर उसको मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो जाएगा कि मेरे को कोई डॉक्टर बता दे कि मेरे को इस रोड मैप पे जाना है। जी। अगर उसको एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी के बाद मुझे बता दे, फिर वो रोड मैप देगा। हम्म। बट इन सब चीज़ों को कनेक्ट कौन करेगा? बिल्कुल। तो उसकी वजह से आपने? इसलिए मैंने फिर ये जर्नी ज्वाइन की, और ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रेगनेंसी के लिए कंसल्टेशन करता हूँ, हम्म। टिल कि जहाँ तक कोई कंसीव कर ले। ओके। आपको नहीं लगता कि आप, आर यू अ डॉक्टर? नो। नो, यू नॉट अ डॉक्टर। तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक डॉक्टर का काम है जो कर रहे हैं? सी, एक कपल जब एक डॉक्टर के पास जाता है ना, हम्म, तो वो उसको बेसिक 3-4 टेस्ट देता है, हम्म, और जब उस पर नहीं होता तो वो उसके बाद उसको कुछ और टेस्ट सजेस्ट करता है कि आप HSG करा लो, लेप्रोस्कोपी करा लो, सोनोग्राफी करा लो। ठीक है, तो वो इस प्रोसेस के साथ जाता है जी। कि वो शुरू करेगा पहले AMS टेस्ट से, फिर उसका IUI होगा, फिर धीरे धीरे अगर IUI में नहीं हुआ तो फिर उसके कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं और फिर वो IVF तक लेके जाते हैं। ओके। बट इस पूरे बीच में जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो डिस्कस नहीं करते। हम्म, लाइक अगर डॉक्टर से कोई बात करे, अगर किसी कपल को इंटीमेसी का इशू है, तो डॉक्टर का काम नहीं है उसको समझाना
कि इंटीमेसी के इशू को क्लियर करना डॉक्टर का काम नहीं है। क्यों? ये एक इंटीमेसी कोच करेगा। ओके। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बताता नहीं है, जी। डॉक्टर सजेस्ट करेगा, डॉक्टर एक पोजीशन सजेस्ट कर देगा कि आप इस पोजीशन में इंटरकोर्स कर लो, ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर को बोलोगे, अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, वो डॉक्टर का काम नहीं है, वो एक साइकोलॉजिस्ट का काम है, वो सजेस्ट करेगा। तो है क्या कि सही गाइडेंस के लिए आपको चाहिए, डॉक्टर का काम नहीं है ये बाकी सब चीज़ें आपको सजेस्ट करना। तो जो इंटीमेसी कोच हैं, लेकिन हम अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करें, है ना, तो इंटीमेसी इज़ लाइक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है जो कि हम लोगों के बीच में नहीं लेकर आते हैं। और अगर इसके अंदर ये इन्वॉल्व हो जाए कि बच्चा नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, तो वो तो उससे भी बड़ा टॉपिक बन जाता है। सो अभी है क्या, आपने क्या बोला कि ये बहुत प्राइवेट टॉपिक है ना जी। हर एक का, ठीक है। अब अगर किसी को ये प्राइवेट टॉपिक पे इशू आ रहा है, वो किससे जाके डिस्कस करेगा? अगर वो इसको दबा लेगा तो बच्चा कैसे होगा? कोई तो चाहिए ना उसको डिस्कस करने के लिए। और ये आप कभी भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के साथ शेयर नहीं कर सकता कोई भी। जी। बिकॉज अगर एक आप खुद सोचो, एक लड़के को अगर कोई इंटीमेसी में इशू आ रहा है, जी। वो अपने दोस्त को कैसे बताएगा कि मुझे ये इशू है? फिर वो हमारे में हम वो है ना कि हम उस चीज़ का ना उसको मजाक उड़ाना चालू कर देंगे। जी। उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी उससे, जी। तो इसलिए वो बताएगा ही नहीं। और फिर वो अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन वही बात है, जो इंटीमेसी है बेसिकली ये एक कपल के बीच में होते हैं। और जैसे हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो लड़कियां अभी भी आज के टाइम में भी, अगर आप जैसे जो न्यू जनरेशन है, अगर वो भी इंटीमेसी की बात करती है ना किसी के सामने, तो बाद में उसके पीठ के पीछे उसका मजाक बनाया जाता है या उसके मुंह पर भी बनाया जाता है। तो आप किसी इंटीमेसी कोच से जाकर कैसे ऐसे बात कर सकते हो? क्योंकि अगर लड़का चला गया तो ठीक है, लड़के ने बात कर ली, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल लड़की ने बात करनी हो, क्योंकि इंटीमेसी तो दोनों तरफ से है। एक चीज़ को समझता हूं। जी। पहले तो ये सबसे बड़ा मिथ है आपका कि लड़के बात कर लेंगे, लड़कियां बात नहीं करेंगी। नहीं, इट्स जस्ट हाउ इंडिया में ये चीज़ें होती हैं हमारे। अभी क्या है, इंडिया में ना ये चीज़ें इतनी खुली नहीं है, क्योंकि जी। बिकॉज हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें इन सब चीज़ों के बारे में ओपनली बात करना वही एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है, हाँ ठीक है ना। तो अब क्या, अब धीरे धीरे लोगों ने बात करनी शुरू की है, क्योंकि जब इश्यूज आ रहे हैं तो इश्यूज कहीं ना कहीं तो निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि पहले इतना था भी नहीं। अगर आप पहले इंटीमेसी की बात करो तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी जितनी आज देखने को मिलती है। जी। तो अब जब अगर प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से आपको पर्सन चाहिए जो आपको गाइड करेगा। जी। तो दैट्स वाई आज के डेट में अगर आप देखोगे तो इंटीमेसी कोचिंग एक लीडिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं आज के डेट में से। ओके, आई सी। और दूसरा जो आपका मिथ था कि लड़का तो बता देगा, लड़की नहीं बताएगी, ये बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, लड़कियां बात करती हैं, लड़कियां डिस्कस कर लेती हैं, बट लड़का कोई डिस्कस नहीं करता। मेरे पास जितने भी केस आते हैं 99% फीमेल्स आती हैं कि ये प्रॉब्लम है, और चाहे उसके लड़का क्यों हस्बैंड को करता? प्रॉब्लम हो या उसको प्रॉब्लम हो, वो खुद आके डिस्कस करती है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, और लड़के क्यों नहीं डिस्कस करते इस टॉपिक को? मेल ईगो। मेल ईगो। मेल ईगो बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, वो बैरियर है इसमें। ओके। कोई मेल डिस्कस करना ही नहीं चाहेगा। हर एक मेल को यही लगता है कि मैं तो सुपरमैन हूँ, ठीक है। अब अगर वो नहीं भी है तो भी वो यही दिखाएगा कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं, और प्रॉब्लम लड़की में। और प्रॉब्लम है। अगर आज से आप यहाँ से आप 15 साल 20 साल पीछे चले जाओ तो आपने देखा होगा जब भी बात होती है कि चाइल्ड बर्थ की, तो एक लड़की को कोसा जाता था हाँ। कि इसी में इशू है, हाँ, इसी में यही issue बांझ है। है। तो वो अब नहीं है। अगर आज का रेशियो की बात करोगे तो आज का जो रेशियो वो 60-40 पे पहुंच गया है। मतलब लड़कियों को जो प्रॉब्लम है वो 60% है, 40% लड़कों की प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये पहले रेशियो कितना था? पहले तो 98 और 2% था। मतलब 9 अगर किसी को दिक्कत है तो 98% लड़कियों को दिक्कत होती थी, 2% ही होते थे ऐसे लड़के जिनको दिक्कत है ऐसे। बट अब नहीं है ऐसा। वाह। नाउ इट्स अ 60-40 रेशियो। और इनफर्टिलिटी का सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो क्या है इसका? देखो, फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए उनका पीरियड साइकिल ऊपर नीचे होना। जिसको अगर जैसे पीरियड साइकिल 32 डेज से ऊपर चला गया है, 35 डेज, 37 डेज या फिर 2 महीने 3 महीने पे चला गया है, तो समझ लो कि ये सबसे पहली प्रॉब्लम है जहाँ पहुंच चुके हो। पर ये तो जो अपनी जो यंग लड़के हैं, जो हमारी यंग जनरेशन जो है,
उनको ये तो पीसीओएस की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि उसकी वजह से पीरियड्स अफेक्टेड रहते हैं फिर उनके। राइट, तो पीसीओएस और पीसीओडी में वो अपना ओव्यूलेशन ट्रैक ही नहीं कर पाएगी ना। जी, लेट्स सपोज अभी क्या है कि अभी जैसे एप्स आती हैं जहां पर जी, हम देखते हैं कि ओव्यूलेशन कब होगा, जी, ठीक है। अब उसने अपना पीरियड साइकिल डाला कि उसका पीरियड साइकिल 32 डेज का है, तो वो कहीं ना कहीं उसको करेक्ट बता देगा कि ओव्यूलेशन इसके आसपास होगा। बट जब हम उस पर डालते हैं 50 डेज या 60 डेज का पीरियड साइकिल, तो जी। वो एक सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 32 डेज में भी वो जो प्रिडिक्शन दे रहा है कि 14 डे के आसपास ओव्यूलेशन होगा, हुँ, ऐसा नहीं है कि 14 डे पे ही होगा। अब ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो 8 डे पे होगा या 28 डे पे होगा। बट पीसीओएस के केस में ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं होता पता ही कब नहीं है कि पीरियड्स आए पीरियड्स कब कब है। आएँगे। हुँ, और अब जब गैप बढ़ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि पीरियड 32 डेज में भी आ गए, कई बार 2 महीने नहीं आए, 2 महीने नहीं 3 आए। महीने नहीं आए। बिल्कुल। और कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे जिनको बिना मेडिसिन के पीरियड्स आता ही नहीं है। हुँ, तो वो कैसे ट्राई करेगी अपना ओव्यूलेशन? 3 महीने नहीं आया। जी, अब ओव्यूलेशन आप सोचो, एग रप्चर कब होना है? 1 दिन होगा। सिर्फ एक फीमेल के पास 24 घंटे होते हैं। अब वो 3 महीने में से वो 24 घंटे वो कैसे निकाल लेगी वो वाले कि ये वाले 24 घंटे मुझे कंसीव हो सकता है? हाउ तो इज़ इट पॉसिबल? बच्चा पैदा करना है तो मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा तो एक बेसिकली। कैलकुलेशन चाहिए इसके लिए जी, पूरा। और अब आज का जो शेड्यूल है, मतलब आज सब इतने बिज़ी शेड्यूल में है क्योंकि मेल फीमेल दोनों वर्किंग है, जी, ठीक है? और उसमें इन सब चीज़ों को ट्रैक करना, कितनी फीमेल्स ऐसी होती हैं इनको पता ही नहीं लगता कि ओव्यूलेशन हो, सिम्पटम ही नहीं पता लगा। बिकॉज़ एक बिज़ी शेड्यूल है, स्ट्रेस इतना है कि पता ही नहीं लगा कि सिम्पटम। ओव्यूलेशन के सिम्पटम्स क्या होते हैं? ओवुलेशन के जो सिम्पटम होते हैं ना वो 3-4 डेज़ जो फीमेल्स को रहते हैं, वो एक बॉडी में ना एक हीट टाइप का जनरेट होता है। ओके, थोड़ा ऐसा लगेगा कि फीवर आ गया, ठीक है? या एक डिस्चार्ज उनको देखने को मिलेगा 3-4 दिन, और फिर जिस दिन एग रप्चर होना है तब उनको देखने को मिलेगा कि लोअर एब्डोमेन लेफ्ट या राइट साइड पे हल्का-सा मीठा-मीठा पेन जिसे बोलते हैं ना, वो हो रहा है। तो पता लगता है कि हाँ, ये ओवुलेशन का पीरियड चल रहा है। ओके। तो ये टाइम है जब कंसीव हो सकता है। पर लेकिन ऑब्वियसली हेक्टिक लाइफ़स्टाइल के। अब हाँ, और ये बहुत माइनर सिम्पटम होते हैं ना, अब ये हुँ, कौन ट्रैक करेगा इसको? जी, किसी को अगर नॉर्मली डिस्चार्ज का इश्यू है तो वो उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये ओवुलेशन वाला है या नॉर्मल हो रहा है। और जो नॉर्मल डिस्चार्ज के इश्यूज़ होते हैं वो क्यों होते हैं? वो मेडिकल चीज़ें हैं, वो मेडिकल चीज़ें वो हैं। मेडिकल चीज़ें हैं। ठीक है। वो किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो उसकी वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। जी, बट जो ये वाला होता है, ये तो सबको होना ही होना है, जी, ये होगा। ओके, आई सी। तो जैसे आज के डेट में हम बात करें जो नॉट इवन यंगस्टर, ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है कि दे आर मोर इनटू पॉर्न मूवीज एंड ऑल दैट। राइट। ठीक है। तो जब हम पॉर्न के अंदर लोग देखना शुरू कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ कि यही चीज़ सब कुछ सही है और हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो वो एक माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं। उसका लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और इनफर्टिलिटी में उसका सबसे बड़ा क्या रोल है? देखो, अगर बेबी प्लान नहीं कर रहे जी। और पॉर्न देख के जब इंटरकोर्स हो रहा है या पॉर्न देख के इंटीमेसी हो रही है, तो आप मान के चलो कि ये उनको हेल्प करेगी साल 2 साल ही बस। और उसके बाद ये हेल्प नहीं करेगी, उल्टा प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगी आपके लिए। जैसे कि? सी, अब उसको दिक्कत क्या है कि जब भी उसको इंटीमेट होना है तो वो पहले पॉर्न देख रहे हैं और फिर इंटीमेट हो रहे हैं। अब हुँ, प्लेजर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पॉर्न से। पॉर्न से। पॉर्न का प्लेजर साल 2 साल में, एक चीज़ है ना कि हम एक चीज़ 2 साल से कर रहे हैं, अब तो थक गए इसको देख-देख के, हुँ, अब कुछ नया चाहिए। हुँ, तो वो वहाँ पर वो प्लेजर नहीं आएगा उसको। वो धीरे-धीरे आप देखोगे वो धीरे-धीरे कम होते-होते वो 0 हो जाएगा एक दिन, हुँ, नहीं आएगा उसके बाद। और फिर क्या होगा? लेट्स सपोज़ उन्होंने 2 साल यही चीज़ किया, 2 साल पॉर्न देखा और इंटीमेट हुए। अब 2 साल बाद क्या होगा? जब बेबी प्लान करना है और पॉर्न देख के तो प्लेज़र आ नहीं रहा, जी, इंटरकोर्स हो नहीं रहा, हुँ, ठीक है? अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब हमें जब प्लान करना है तब तो हो नहीं रहा, क्योंकि माइंड उधर स्टक है। माइंड उधर है। हुँ, क्योंकि जब उस टाइम पे क्या था? उस हुँ, टाइम पे माइंड तो वहाँ था ही नहीं ना, माइंड जी, तो पॉर्न में था पॉर्न में था। और तब सब कुछ चल रहा था। जी, अब वो नहीं चलेगा, अब वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, जी। इसलिए ये इश्यूज़ आते तो इस पे तो फिर अपना जैसे मैस्टरबेशन वगैरह काफ़ी कर रहे हैं लोग, तो उसका भी फिर बहुत असर रहता होगा? हैं। मास्टरबेशन समझो, अब मास्टरबेशन का सीन आपको बताता हूँ। जी,
एक लड़का 5 साल से मास्टरबेशन कर रहा है, हम्म अब उसकी शादी हो गई है, हम्म ठीक है। अब उसको नॉर्मल नेचुरल परफॉर्म करना है, ठीक है। 50% लड़के, 50% जो मास्टरबेशन कर रहा है, जी 50% लड़के परफॉर्म कर ही नहीं पाते। 3-3 4-4 महीने लगते हैं उनको परफॉर्म करने में, विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट कोई मेडिसिन लिए नहीं हो पा रहा। ये जो 40% तक रेशियो में पहुंचे ना, हम इसी वजह से पहुंचे हैं। बिकॉज मास्टरबेशन की वजह से। एंड व्हाट अबाउट जैसे लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली लड़कियां भी मास्टरबेशन करती हैं तो उनका ऊपर उसके ऊपर क्या इफेक्ट है उनका? लड़कियों को इतना इशू नहीं आता। अब हम्म लड़के को देखो, जब लड़का मास्टरबेशन कर रहा है, हम्म अब उसको क्या है, उसका हर इरेक्शन एक हार्डनेस के साथ जा रहा है, जी ठीक है। बट जब इंटरकोर्स करना है तब वो हार्डनेस उसको कभी नहीं मिलेगी। उसके लिए उसको पुश करना पड़ेगा। जैसे आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हेक्टिक है, ठीक है। और इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली आपकी जो अपना जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो भी सारी बदल जाती हैं, राइट। ऑन एंड ऑफ रहती हैं, डाइट कम्प्लीटली डिफरेंट रहती है। तो क्या ये भी एक रोल प्ले करती हैं? देखो, मैंने भी आपको बताया कि फीमेल्स का पीरियड साइकिल अगर ऊपर नीचे हो गया हम्म तो उसको कंसीव करने में इश्यूज आते हैं, जी ठीक है, क्योंकि ओवुलेशन ट्रैक नहीं होता और उसके साथ 10 और चीज़ें साथ आ जाती हैं, ठीक है। अब आप खुद नोटिस करो, आप खुद एक फीमेल हो, कि आपने देखा होगा जब भी कोई स्ट्रेस होता है या ईटिंग हैबिट्स आपने चेंज की होंगी, कुछ भी ऐसा कुछ आप चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करते हो, तो सबसे पहला इफेक्ट आपके पीरियड साइकिल के ऊपर ही आता है। बिल्कुल। तो यही चीज़ें, अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है हम्म तो ये पीरियड साइकिल पे इम्पैक्ट करेगी चीज़ें, और फिर वहाँ से ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती हैं, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ अभी हम पीरियड साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक जी है। इसके बाद अभी 10 चीज़ें और हैं जो अंदर ही अंदर होती हैं, किसी को पता ही नहीं चलती। सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, ये पता ही नहीं है, ये तो अंदर चल रहा है ना, ये तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। बिल्कुल। कितनी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको जब प्लान कर रहे हैं तो जाके पता लग रहा है कि फाइब्रॉइड है, हम्म हाँ सिस्ट है, सिस्ट है फाइब्रॉइड है, तो ये हाँ, तो तभी पता लगेगा जब आप जब जाओगे। आप डॉक्टर के बट पास जाओगे। आप लाइफस्टाइल से तो आप सिर्फ अपने पीरियड्स में जो चेंजेस है वो देख सकते हो कि पीरियड्स में कहाँ चेंज हो रहा है, जी बट जो चीज़ें अंदर चल रही हैं वो नहीं देख पाएगा कोई भी। तो ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, और आज की डेट में हमारा जो लाइफस्टाइल है, चाहे और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जी ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। आई सी। सो इट्स बेसिकली लाइक पर मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ऑब्वियसली बात है, अभी जॉब पे जाना है, घर का टेंशन, पहले इतना टेंशन नहीं होता था स्पेशली लड़कियों को, ठीक राइट। है। और आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि लड़कों को टेंशन नहीं, लड़कों को भी उतनी टेंशन है क्योंकि लड़के भी अभी बेसिकली अगर लड़कियां बाहर काम कर रही हैं तो लड़के घर भी और बाहर भी दोनों जगह पे काम राइट। कर रहे हैं। और लेकिन मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो अफेक्टेड रहती है आज के टाइम में। तो डू यू थिंक कि अगर लोग इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर हम देखें कि अगर आप साइकोलॉजिकली किसी को इन्वॉल्व करते हो, कि अगर राइट। आपको लग रहा है कि आपका इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो डू यू थिंक कि ये चीज़ अगर किसी हम साइकोलॉजिकल पर्सन को बीच में लेकर आते हैं, एक साइकेट्रिस्ट को लेकर आते हैं जो राइट। आपकी हेल्प कर सकता है वो डेली, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट कि ऐसा नहीं कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक राइट। है ये। और अगर इसका इफेक्ट सीधा वही बात है, अगर आपकी फर्टिलिटी पे पड़ रहा है तो फिर तो लोगों को डॉक्टर्स के पास अपना साइकेट्रिस्ट के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। और अगर वो जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। ठीक है, तो क्या उन उसके साथ अगर उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रह रही है, क्योंकि आई डोंट नो कि आपको कब पता चलेगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? क्या उसके सही टिप्स क्या रहेंगे उसके लिए कि लोगों को क्या करना चाहिए जिनके एक्चुअल में इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है? सी देखो, लाइफस्टाइल हेक्टिक है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, जी ठीक है, आप भी जॉब कर रहे हो, हर कोई अपने अपने बिजनेस में, अपने जॉब में सेटल है, ठीक है। अब वो एक टेंशन तो चल ही रही है, घर की टेंशन भी चल रही है। जी अब प्लान क्या करना है? बेबी, ठीक है। जब बेबी प्लानिंग आपको करनी है ना, तो समझो आपको ना एक टाइम देना पड़ेगा। हम्म, जैसे आप अपनी जॉब को टाइम दे रहे हो, अपने बिजनेस को टाइम दे रहे हो, ऐसे आपको बेबी प्लानिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। और हम उसी स्ट्रेस में ही सोच रहे हैं कि उसी स्ट्रेस में ही हम प्लान कर लें बेबी को।
उस स्ट्रेस में प्लान होना बहुत मुश्किल है। है रब्बा, पहले बच्चे होते थे कि पता ही नहीं चलता था। आज शादी नाउ हुई, अब कल पूरा बच्चा हो रहा है। अब एक पूरा मैथमेटिक्स है, टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, उसको समझना पड़ेगा। आप समझो, मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक फीमेल मेरे पास आई, उसने बोला कि ना मेरे को प्लान करना है और मेरे को जॉब में बहुत स्ट्रेस है, ओके। तो क्या मैं जॉब छोड़ के ये प्लान कर लूँ? आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर उसको इतना स्ट्रेस है जॉब की वजह से, तो वो जॉब छोड़ के उसको प्लान करना चाहिए बेबी। अगर उसको वाकई में लग रहा है कि उसकी पर्सनल लाइफ इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली आप हाँ, टाइम ऑफ लेकर, जॉब छोड़कर नहीं, लेकिन टाइम ऑफ लेकर डेफिनेटली आप ट्राई कर बीच में सकते 2 हैं। महीने 3 जी। महीने का ब्रेक लेके उसको जी। प्लान करना चाहिए। बट आपको पता है, अगर उसने 2-3 महीने का ब्रेक ले लिया तो वो आईवीएफ तक जाएगी। अभी वो नेचुरल प्लान कर सकती है, नेचुरल कंसीव हो सकता है। अगर गलती से उसने ब्रेक ले लिया तो वो आईवीएफ तक जाएगी। ये काम है साइकोलॉजिस्ट का। अब बताता हूँ कैसे। सी, उस लड़की ने ब्रेक लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है। बिल्कुल। अब अगर उसको 2 महीने 3 महीने में उसका कंसीव अगर नहीं हुआ, बाय एनी चांस, जॉब भी छोड़ दी है। किस लिए छोड़ी थी? प्लान करने के बच्चे के लिए। लिए और अब वो छोड़ी, भी नहीं हो रहा। वो भी नहीं हो रहा। अब स्ट्रेस लेवल कहाँ जाएगा? वो तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, क्योंकि जॉब भी नहीं है। जॉब दोबारा भी ज्वाइन हो जाएगी, बट अब एक टेंशन ये होगी कि मेरे को बच्चा भी क्यों नहीं हो रहा, तो ये कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां से वो स्ट्रेस अपना अलग काम करेगा। अब वो स्ट्रेस उसकी और 10 चीजें और खराब करेगा। मेंटल हेल्थ पहले 20% खराब थी, अब 70% खराब हो जाएगी। उसको ये चाहिए कि अपनी जॉब भी करे, बच्चा भी प्लान करे, बट बच्चा प्लान करने के लिए थोड़ा सा सिर्फ टाइम निकालने की जरूरत होती है। मेरे पास कितने सारे ऐसे केसेस हैं, सिर्फ 1 घंटा भी अगर मैं बात करूं ना, तो महीने में सिर्फ 7 घंटे चाहिए होते हैं प्लान करने के लिए। जो मेरा जो एक सिस्टम बना हुआ है, अगर वो कितने भी स्ट्रेस में हो, 7 घंटे के अंदर वो प्लान हो सकता है। महीने में सिर्फ 7 घंटे चाहिए, बाप रे। बस वही 7 घंटे निकालने। और ऐसा नहीं कि वो निकालते नहीं है, वो निकालते हैं, बट इसी चीज के लिए निकालते हैं कि हाई हो क्यों नहीं रहा। सो इट्स अ प्लानिंग, कि अगर वो प्लान करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बहुत। पर लेकिन उस 7 घंटे में कितना स्ट्रेस रहता होगा लोगों को। नहीं, उस 7 घंटे में स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है ना। वो 7 घंटे ये थोड़ी ना कि एक साथ ही निकालने हैं, आज ही निकालने हैं, पूरा 7 घंटे बैठ गए। नहीं, एक एक घंटा देना है आपको, सिर्फ 7 दिन चाहिए। कितना भी स्ट्रेस हो, वो स्ट्रेस रिलीज हो सकता है। बट अगर आपने सोचा कि मैं ये पूरा स्ट्रेस को छोड़ दूं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, जॉब से ब्रेक ले लूं और बच्चा प्लान कर लूं, वो एक बहुत हेक्टिक चीजें हो जाती है। वो बैकफायर भी कर सकते वो हैं। बैकफायर करेगी ना, बस। तो उसके बाद ना जॉब है और बच्चा प्लान कर रही थी, तो वो कंसीव हुआ नहीं, तो जी। अब स्ट्रेस लेवल तो और बढ़ गया। जी। ये प्रॉब्लम है। तो आजकल जैसे हम देखा जाए तो एक न्यूली जो मैरिड कपल्स हैं, उनके बीच में काफ़ी इंटीमेसी को लेकर इश्यूज रहते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, तो वो इतना इंटीमेसी में फिर इन्वॉल्व नहीं रहते, और इसका आगे जाके क्या इफेक्ट रहता है फिर। सी, आज के डेट में जो ऐसे केसेस है ना, उसमें 3-4 चीजें आती हैं। एक कि एक तो इन्वॉल्व नहीं हो रही, कि दोनों का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात कि जॉब का स्ट्रेस है और वो सब चीजें हैं, तो जी। मन नहीं कर रहा या कुछ भी है, तो नहीं हो पा रहा। जी। ऑफिस से आ रहे हैं, टायर्ड आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा, ठीक है। हम्म। एक तो वो चीज हो गई। सेकेंडली क्या होता है इसमें, हमने ना एक्चुअली दूसरी बात क्या है कि चीजें बहुत सारी देख ली हैं, पॉन्स भी देख लिए हैं, और फ्रेंड सर्कल में भी सुन लिया, बहुत सारी चीजें ऐसी सुन ली हैं। अब दोनों की ना फैंटेसीज अलग अलग हो गई हैं। अच्छा। अब वो फैंटेसी मैच नहीं हो रही है। जब वो मैच नहीं हो रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है, और वहां से फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट आता है और चीजें डिक्लाइन करके चल जाती है। और फिर जब हुआ ही नहीं, ठीक है, तो आगे की प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है। देन फिर वही वाली, फिर चक्कर लगते हैं आईयूआई और आईवीएफ। बिकॉज अगर नहीं हो रहा है, तो कहीं तो दोनों कुछ प्लान करेंगे ना। बिल्कुल। तो दोनों अपना अपना मास्टरबेशन प्लान कर रहे हैं, और फीमेल को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लड़के को तो मास्टरबेशन से बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है उसकी तो वजह उसको से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी।
लेकिन वो किसी को वो अवेयरनेस नहीं है उसकी इतनी कि हाँ कि इसकी वजह से आपको करेक्ट। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसे। जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि हाँ हम बात कर रहे थे कि आपके पास एक केस आया है कि हाँ कि उसने लड़की ने बोला बोला कि मेरी जॉब की वजह से ये चीज़ हो रही है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि हाँ कि अगर जॉब छोड़ भी दिया और बच्चा फिर भी नहीं हो पा रहा है तो वो जो स्ट्रेस लेवल है वो 20% से 70% हो गया। और इसके बाद ये अपने ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। पहले तो घर पे बात करेंगे, घर में 100 झगड़े होंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हज़ारों झगड़े होंगे, फिर उसके बाद पंडितों के पास जाएंगे, कुंडली राइट। दिखाएंगे, है ना? करेक्ट। ये लास्ट स्टेप होता है बेसिकली देखा जाए, हाँ, है ना? अब जब वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं ना, हाँ, मतलब डॉक्टर से नहीं हुआ और किसी मतलब 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो घर में पूछ रहे हैं कि क्या खा लें, क्या कर लें जिससे हो जाए, जी। ठीक है? वो पड़ोस वाली आंटी दवाई देती है, उससे ले ली, ठीक है? तो ये सब चलता है, इसके बाद फिर डॉक्टर की बारी आती है, फिर डॉक्टर सब कुछ बताता है और उसके बाद जब ये सब में नहीं हुआ ना, तो फिर वो पहुँचते हैं वो पंडित के पास, ऐसे। पंडित और एस्ट्रोलॉजर के पास। ये हो क्यों नहीं रहा? डू यू थिंक कि कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि आगे फ्यूचर में बच्चा होगा या नहीं होगा? कुंडली देख के सारी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, ओके। ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेल को प्रॉब्लम है, फीमेल को प्रॉब्लम है, ठीक है? टाइम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है? कुंडली से हर चीज़ प्रेडिक्ट हो सकती है। ओके। मतलब अगर आप किसी की कुंडली हो तो 98% चीज़ें प्रेडिक्ट हो सकती हैं ओके। कि ये होगा तो कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हम आईवीएफ प्लान कर रहे हैं जी। और मैं बोल देता हूँ कि नहीं, रुक जाओ अभी, जी। हो सकता है, चांसेस है नेचुरल के, हो जाएगा हम्म। और हो भी जाता है। एक डॉक्टर का केस है मेरे पास, खुद डॉक्टर है, उसने 2 आईयूआई कराए थे और मेरे ख्याल से 2 या 3 आईवीएफ कराए थे और नहीं हुआ, उसको कंसीव ही नहीं हुआ उसमें। मेरे यहाँ से फिर उसने जब कंसल्टेशन हुई थी तो उसने शायद 3 से 4 महीने के अंदर नेचुरल कंसीव कर लिया। अच्छा। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप वही बोल रहे हो ना कि गाइडेंस चाहिए आपको सही। गाइडेंस चाहिए। अब वो खुद डॉक्टर है, खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, उसका आईयूआई आईवीएफ से नहीं हुआ प्लान। इसके भी ये भी आप एक कुंडली से देख सकते हो कि ये बच्चा जो होगा ये आईयूआई आईवीएफ की हेल्प से होगा। इसको मेडिकल हेल्प लगेगी या नहीं। आईयूआई आईवीएफ नहीं बोलते उसको, हम ये बोलते हैं कि इस बच्चे को, ये बच्चा कंसीव होने में मेडिकल हेल्प इसको चाहिए या नहीं चाहिए जी। और किस लेवल की चाहिए। वहां से आप एक इंडिकेशन उसको दे सकते हो कि भैया अगर 2 या 3 महीने में नहीं हुआ तो किसी डॉक्टर से अच्छे से कंसल्टेशन ले लियो, तेरे को बहुत आगे फॉरवर्ड तक जाना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि उसको आईवीएफ तक हो सकता है जाना पड़े। हो सकता है। क्योंकि मोस्टली कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ कि लड़के की कुंडली में दोष है कि ये बाप नहीं बन सकता, या लड़की की कुंडली में दोष है ये माँ नहीं बन सकती, तो उसके बाद फिर घर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, राइट? सो बेसिकली देन दे गो फॉर द ऑप्शन ऑफ आईवीएफ एंड राइट। स्टफ लाइक दैट। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि हाँ कि डिवोर्स तक ही सीन पहुंच जाता है, उनके पास ये पता ही नहीं होता उनको कि हाँ कि हम ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये डिवोर्स वाले केस तो बहुत सारे आते हैं जी। कि मतलब अब इसमें 2 चीज़ें हैं ना कि उनको लग रहा है कि ये लड़की तो नहीं करवा पाएगी, ठीक है? इस मेरे हमारे घर का चिराग यहाँ से तो जलने नहीं वाला। हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा वंश नहीं बढ़ेगा हम्म। और पता नहीं कितनी बड़ी सल्तनत है उनके पास, जी। जो वंश की चिंता इतनी है। तो वो वही कहते हैं कि यार इसको डिवोर्स दे, किसी और से शादी करा देते हैं और वहाँ से बच्चा हो जाएगा। अब तो सबसे पहले तो ये नहीं पता होता कि ये दिक्कत है प्रॉब्लम किसको, क्या है? और ये ज़्यादातर ना टियर 2 टियर 3 में होता है। अच्छा। वो चेक नहीं कराएँगे कि प्रॉब्लम है किसमें, लड़की में है या लड़के में है। ईगो। आज के टाइम में ईगो दोनों साइड ये पहुंचता ईगो है। है, ये तो कंप्लीटली ईगो है। अब वो चेक नहीं कराएँगे, ठीक है? एक केस बताता हूँ अभी, हिमाचल का केस था। अच्छा। अब इसी चक्कर के अंदर वो पंडितों के चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं हो रहा और वो लड़की को हर दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी पंडित के पास ले जा रहे हैं। तो जब मैंने लड़की से बात की, उस लड़की ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। मैंने उस लड़की से बात की तो मैंने कहा ये कब से चल रहा है? उसने बताया 4 साल से ऐसा चल रहा है और उसने बताया अभी तक मैं 4 लाख रुपए खर्च चुकी हूँ इसके ऊपर। सिर्फ पंडित और एस्ट्रोलॉजर के ऊपर 4 लाख रुपए। बाप रे। मैंने कहा अब तक तो तेरा आईवीएफ से ही कंसीव हो जाता। बिल्कुल। कह रही वो घर वाले मान नहीं रहे आईवीएफ के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आईवीएफ में ना किसी और का बच्चा डाल देंगे। हाँ, ये एक सबसे बड़ा इशू है। ये ये मिथ भी है ना। ये मिथ, वही मैं बोल रही हूँ, ये तो सबसे बड़ा अब इशू है, उनको लोगों को लगता है लगता कि है। ये मतलब किसी और, ये इतना सिंपल नहीं है कि किसी और का बच्चा डाल देंगे। मैं मानता हूँ, देखो हर कोई चोर नहीं होता, ठीक है? अभी हैदराबाद वाला जो केस आया था जिसमें वो सैरोगेसी में उन्होंने किसी और का बच्चा डिलीवर कर दिया,
ये ठीक क्या है, हुआ था? ठीक है। ये केस था, हाँ, हाँ। सैरोगेसी का केस था, जी। ठीक है। उसमें क्या था, जैसे किसी ने सैरोगेसी कराई तो उससे 35 लाख रुपए ले लिए कि भैया बच्चा डिलीवर होगा तो आपको दे देंगे। अच्छा, अब किसी रिक्शे वाले को बोला कि तू बच्चा करके दे दे, उससे बच्चा 1 लाख रुपए में लिया और उसको 35 लाख रुपए में दे दिया। बाप रे! और उसने फिर डीएनए टेस्ट करा लिया कि बच्चा हमारा है ही नहीं डीएनए। बच्चा हमारा है ही नहीं। हे भगवान! तो ये चल रहा था हैदराबाद में। ये ऐसे कांड भी होते तो ऑब्वियसली लोग तो डरेंगे ही। तो कुछ हुँ। चीजें ऐसी अभी हैदराबाद वाला केस अगर आप देखो, तो हुँ। हैदराबाद वाला जो केस था उसमें उसकी वजह से ना फिर लोग डर जाते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो वो चीजें कहीं ना कहीं जेन्युइन भी है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आपको डरना चाहिए। एक अच्छा रेपुटेटेड कोई देख करके आप करा सकते हो जी, आईवीएफ। जी। दुनिया करा रही है, सब करा रहे हैं सारे और करा ऐसा रहे कोई दिक्कत नहीं है। हैं। आज के टाइम में तो सेलिब्रिटीज़ भी बहुत करवा रहे हैं। सब करा रहे सब हैं, करा रहे हैं। हुँ। तो उसका इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि आप किसी अच्छे रेपुटेटेड से कराओ, कम पैसों के चक्कर में कहीं ऐसे मत चले जाओ। हुँ। कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये तो पैसे तो वैसे ही माँग रहे हैं, ये तो छोटा-सा हाँ, काम है, हो हाँ, जाएगा। लेकिन वो छोटा छोटा-सा काम नहीं, काम बहुत बड़ा है। काम बहुत बट बड़ा लोगों है। को लगता है कि जहाँ 10, 15, 20,000, 50,000 बच रहा है, कोई 50,000 सस्ते में कर रहा है, वहाँ जाके करा लें, तो मत जाओ। मत जाओ। लास्ट कॉस्टिंग मैंने बहुतों की कैलकुलेट की है, लास्ट कॉस्टिंग सस्ता हो या महँगा हो, वहीं आके खड़ी हो जाती है। हुँ। ऑब्वियसली क्योंकि एक आईवीएफ डेफिनिटली आज की डेट में टोटल विद मेडिसिन 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए का पड़ता है। ओके। तो ये नॉर्मल है, ये इतना ही पड़ता है। कोई हुँ। कम भी ले रहा है, वो उसमें भी इतना ही पड़ेगा। वो घुमा फिरा के कहीं न कहीं आपको ये कहीं टेस्ट न कहीं करा हो लो या वो जाएगा। टेस्ट करा लो, वो हुँ। हो जाएगा, इतना ही आता है। जी, तो सस्ते के ऐसे। चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कभी। तो अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, ऐसा कौन-सा एक ग्रह नक्षत्र है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है या फिर जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि हाँ, कि आगे जाके इनका बच्चा नहीं होगा? सी अब ये 2 चीज़ों पे डिवाइड करते हैं इसको। हुँ, एक मेडिकल इश्यू पे हुँ, और दूसरा कि बच्चा होगा या नहीं होगा, ठीक है? हुँ, अगर हमें सिर्फ़ बच्चा देखना है, जी, तो हम सिर्फ़ सन को देखेंगे। हुँ, और अगर हमें उसके मेडिकल इश्यूज़ को देखना है, तो हुँ, फिर हम वीनस, मून और मरकरी को देखेंगे। वीनस, मून और मरकरी। अगर वीनस, मून और मरकरी डिस्टर्ब्ड है, हुँ, तो ये उसकी फर्टिलिटी में को डिस्टर्ब करेंगे आगे जाके। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है? और आप ये ग्रह नक्षत्र देख रहे हो साथ में और वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो क्या अगर जैसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो अगर इसके साथ में इसकी रेमेडीज़ शुरू कर दें, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो क्या उसका पॉज़िटिव असर मिलेगा? राइट, देखो जब आप किसी प्लैनेट को सब के सपोर्ट के लिए हम रेमेडीज़ करते हैं ना, जी। ठीक है? अगर आपने भी कोई अगर ये स्टोन डाला हुआ है, तो हुँ, क्यों हुँ। डाला है? क्योंकि हमें ये जो प्लैनेट है ये सपोर्ट कर दे, जी। ठीक है ना? तो रेमेडीज़ उसी के लिए की जाती हैं। तो जब कोई भी प्लैनेट वीक है या किसी को कैसे रेमेडीज़ करनी है, वीक है या ओवरपावर्ड है, जी। उसको बैलेंस करने के लिए रेमेडीज़ की जाती हैं। जी। तो वो सपोर्ट करती हैं, वो एक्चुअल बात है कि अगर कोई चीज़ खराब है तो उसके लिए आपको कुछ तो उसका मेडिसिन चाहिए ना। मैं आपको बोल दूँ कि वीनस खराब है, तो खराब है इसका कुछ कर नहीं सकते हम, आई सी, उसका फ़ायदा क्या है? तो वो रेमेडीज़ उसी सपोर्ट के लिए दी जाती हैं। आई सी। तो जैसे क्या क्या कुंडली देखकर हम जैसे हम अभी कुंडली देख रहे हैं, जैसे 2 लोगों की कुंडली मैचिंग चल रही है, तो उससे ये भी पता चल सकता है कि अगर बच्चा होगा तो उसका फ्यूचर कैसा पॉज़िटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? बच्चा होगा या बच्चा प्लान करने के लिए? बच्चा प्लान करने के लिए भी जो सारा हम देखते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, आगे हम बोलते हैं ना कि हाँ, कि ये तो बच्चा माँ के ऊपर भारी है या बाप के ऊपर भारी है, तो नहीं सोचना चाहिए कुछ भी ये सारी चीज़ें। बच्चा माँ के ऊपर, बाप के ऊपर भारी, ये हम उस टाइम देखते हैं जब वो बच्चा हो जाता है, हुँ। ठीक है? उससे पहले उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चा कब हो रहा है, किस नक्षत्र में होगा, वो आएगा तो कैसा आएगा, वो उसके ऊपर भारी होगा, नहीं होगा, ये सब बात की लेकिन बात है। आज के टाइम में काफ़ी देख रहे हैं, ये इवन कंसीविंग करने से पहले लोग एस्ट्रोलॉजर से इसका पूछ सी रहे हैं ये सवाल। लोग देखते हैं, ठीक है? हुँ, बट कोई लॉजिक नहीं है ना। हुँ, बच्चा जब पैदा हुआ वो समझो नक्षत्र में होता है, अगर कभी आप नक्षत्र को पढ़ोगे ना तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, मित्र और अति मित्र, ठीक हुँ, है? अगर बच्चे ने वहाँ कंसीव कर लिया और वो दोनों के फ़ेवर में है, हुँ, माँ और बाप दोनों के फ़ेवर में है, तो बच्चा उनके लिए मतलब भगवान का रूप है वो। वो जिस दिन वो बच्चा आएगा वो इनको एक अलग दुनिया दिखाएगा। हुँ, आपने देखा होगा कि बच्चा आया और वो अलग लेवल पे ग्रो कर गए। ये सब बातें तब हैं जब प्रेगनेंसी होगी और डिलीवरी हो चुकी होगी। जी, ये उसके बाद पता लगेगा एक्चुअल, ठीक है? उससे पहले हम जितना भी बातें कर रहे हैं ये तो हम उतनी ही बातें हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक हुँ, है? लेट्स सपोज़ बच्चा आएगा
हम्म और ये माँ पे भारी होगा या बाप पे भारी होगा, हम्म ठीक है। अब वो इस चक्कर में बच्चा ना प्लान करे। बहुत लोग हैं आज के टाइम में नहीं कर रहे हैं इसी वजह से। मैंने ऐसे किसी सुने भी है। बहुत रेयर केस है, एक हाँ। या दो। कि मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। एक बुक है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जी। ठीक है, जिसे बोलते हैं मनुस्मृति, हम्म ठीक है। मनुस्मृति में बच्चा प्लान करने की ना पूरी कंडीशंस लिखे हुए हैं ओके। कि किस दिन इंटरकोर्स करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम्म ये सब लिखा हुआ है। ओके। कौन फॉलो कर रहा है उसे? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई भी डे हो, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आज इंटरकोर्स चाहिए तो वो आज इंटरकोर्स प्लान करेंगे। अब मनुस्मृति में चाहे कुछ भी लिखा हो, नहीं उनको मतलब, वो प्लान करेंगे, ठीक है। हम्म मेरे पास कितने ऐसे कपल हैं जिस दिन पीरियड साइकिल खत्म होता है ना, जी। और जब तक सेकंड पीरियड साइकिल नहीं आता, हम्म वो डेली इंटरकोर्स प्लान करते हैं, मतलब 20 से 22 दिन, जी। ठीक है। अब उसमें चाहे फुल मून हो, न्यू मून हो, या फिर कोई ऐसे डेज हो जब नहीं प्लान करना चाहिए, वो सारे के सारे डेज पे प्लान करते हैं। हम्म सो वो चीज़ नहीं है आज के डेट में। वो बोलते हैं कि बस बच्चा चाहिए, कैसे भी करा दो। हम्म आप बताओ करना क्या है, इसको कैसे भी करा दो, बस हम कर लेंगे। तो ये फुल मून और अपना या फिर नो मून का इसका क्या इफेक्ट है? फुल मून न्यू मून में प्लान, जब हम फुल मून या न्यू मून में प्लान करते हैं तो उसमें ना एक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या आगे जाके मिसकैरेज अबॉर्शन होने के या फिर बच्चे के नॉर्मल होने के। हम्म तो इसलिए अवॉइड किया जाता है उन डेज को। अच्छा, फुल मून और न्यू मून न्यू को मून अवॉइड अवॉइड करा, कर दिया जाता है। राइट। ओह। जब मेरा जो कैलेंडर आता है उसमें स्पेशली वो टाइमिंग्स मेंशन होते हैं कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक इंटरकोर्स नहीं करना आई सी। तो बेसिकली आप जैसे एक डॉक्टर जो ओवुलेशन का एक कैलेंडर बताता है, तो आप भी एक कैलेंडर देते है, हैं? राइट। वो कैलेंडर आता है, उसमें ओवुलेशन वाला कैलेंडर तो होता ही है कि मतलब ओवुलेशन कब होगा, वो सब प्लान होता लेकिन है। आपका एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल भी उसके अंदर होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कौन सी डेट्स फेवर कर रही हैं। लेट ओके। सपोज आपका, आप जिस पीरियड पे चल रहे हो, लेट हम्म सपोज आपका वीनस का पीरियड चल रहा है, ठीक जी। है, और ये 20 साल चलेगा। तो अब 20 साल तो आप वीनस के पीरियड में ही हो ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर डे एक जैसा ही होता है। हम्म कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन बुरा होता है। वो कैसे होता है? वो ट्रांजिट जब मून करेगा, हम्म मून बताएगा कि आज का दिन कैसा जाएगा। तो जितने भी मून ऐसे ट्रांजिट होंगे जब मून फेवर कर रहा होगा, तो हम प्लान करते हैं कि उन्हीं उन्हीं दिनों पे इंटरकोर्स हो, ओके। और उसको और ओवुलेशन दोनों को मैप करते हैं। वहां पर चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं बच्चा कंसीव होने के। ओह। तो ये पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आई सी। अभी जैसे देखा जाए कई बार जैसे आपने बोला ना कि हाँ कि आप बात करें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई कि इस दिन नहीं करना है और ये टाइम के बीच में नहीं करना है, ये इस टाइम में करना है। राइट। तो वैसे ही जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो वो बोलते हैं कि आपके ऊपर तो शनि की महादशा चल रही है जी, मंगल की महादशा चल रही है, अभी बच्चा होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर किसी के ऊपर 10 साल मंगल दशा चल रही है, 10 साल और उसकी शनि की दशा चल रही है, तो वो क्या करेगा? तो शनि की दशा 10 साल चल चल सकती है किसी की, हाँ। ठीक है। वो अब मैंने एक इस, रैंडमली नंबर बोला क्योंकि हाँ, मुझे ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी का इतना राइट, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेक्ट पता करेक्ट है। करेक्ट या करेक्ट। अब क्या है, अब मान लो वो दशा चल रही है, जी। ठीक है। अब यहीं पर ये गाइडेंस मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं। किसी की 10 साल दशा चल रही है, ठीक हम्म है, ठीक है, मैंने उसे बोल दिया 10 साल मत प्लान कर, 10 साल बाद करियो बच्चा हो जाएगा। और वो एग्रीड भी है, मान लो इसके लिए, ऑब्वियसली। ठीक है, वो एग्रीड भी है कि चलो ठीक है, हम 10 साल बाद प्लान करेंगे, 10 हमारा साल 10 बाद साल बाद करेंगे। बच्चा हो जाएगा। हम्म जो मेडिकल कंडीशन उनकी आज है, हम्म क्या वो 10 साल बाद रहेगी? और ना ही वो एज रहेगी। ना वो एज रहेगी, ना वो मेडिकल कंडीशन रहेगी। आज की डेट में एक फीमेल का जो ओवरियन रिजर्व होता है, जो एक्स का रिजर्व होता है, जिसे हम एएमएच वैल्यू बोलते हैं, हम्म ये ड्रास्टिकली डिक्लाइन होता है आफ्टर मैरिज, क्योंकि अब लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। हम्म 10 साल बाद उसका एएमएच बचेगा भी नहीं, उसके पास स्कोप ही नहीं होगा कंसीव करने के लिए। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो वो एम्ब्रियो के डोनर ले ले, या फिर वो सैरोगेसी करा ले। ओके। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक फीमेल कब शादी कर रही है?
30, 32, 35 की एज में, आज की डेट में आज की डेट में, हाँ 32 मान लेते हैं एवरेज। मैक्स एज, हाँ आज यहाँ की डेट से में बिटवीन 25 टू 32 एज की मान एज लेते के हैं उसने दरमियान। 30 में मैरिज की, ठीक है। हम्म, यहाँ से आप कह रहे हो कि 10 साल आगे, हाँ तो 40 साल की 40, होगी, हाँ 40 में उसकी बॉडी कैरी करेगी बच्चे को? नहीं कर पाएगी। तो यही जो गाइडेंस है ये सही मिलनी चाहिए उसको। उसको जी। बताना चाहिए कि देख दशा कैसी भी चल रही है अभी, हम्म, बट ट्रांजिट आते हैं ऐसे ऐसे जो आपको ये कंसीव करवा सकते हैं। अगर उसने उस ट्रांजिट पे कंसीव कर लिया उसका काम हो जाएगा, उसको वेट करने की जरूरत ही नहीं है 10 साल। अब जब हम 10 साल बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पंडित उसको 10 साल बोल के छोड़ देता है। अब वो 10 साल बोल के उसको नई नई चीजों में फंसाएगा हाँ वो तो बोलेगा कि हाँ चलो जी आप हवन कि करवाओ, अब आप ये करा लो, ये रेमेडीज करवाओ, अब आप वहाँ ये पे करा जाओ, लो, हाँ अब आप ये करा लो। कितना ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है किसी फीमेल ने एक कंसीव करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के ऊपर? 4-5 लाख। 18 लाख रुपए। मेरे पास केस है, हाय रब्बा, 18 लाख रुपए खर्च के आई है वो कितने टाइम में? 3 साल के अंदर। 18 लाख रुपए खर्च के एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर कि मेरा बच्चा कंसीव करा दो बस। ओह माय गॉड। एक केस, लड़की ने घर में जितना पैसा था, मतलब मिडिल क्लास क्या बोलो, वो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, मैं तो स्टिल स्टक हूँ 18 लाख के ऊपर। लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, बाप रे। घर से पैसे दिए, अपने जो घर के जो गहने होते हैं ना वो जी, बेच के पैसे वो भी दिए, बेच दिए। वो भी बेच दिए, वो बेच के भी एक पंडित को पैसे दिए, बट कंसीव आज तक नहीं हुआ। लोग खर्च देते हैं बच्चा करने के लिए, लोग कुछ भी करने को तैयार है आज के, कैसे भी हो बस करवा दो एक बारी। करवा दो। और आईवीएफ भी कोई ऐसा नहीं होता कि किसी ने एक आईवीएफ कराया सक्सेस आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड है ना, आपकी डिपेंड डेली करता है। लाइफ क्या है, कैसा है। 1, 2, 4, 5, 10 आईवीएफ तक करवा लेते हैं आज के डेट में लोग हैं। 5-5 आईवीएफ हो गए बट अभी तक सक्सेस नहीं आया है। 3-4 का तो लोग नॉर्मल शुरू से ही वेरी फर्स्ट जैसे पैकेज लेके चलते हैं कि हम 4 आईवीएफ का पैकेज दे दो हमें। अच्छा स्टार्टिंग से ही पैकेज। स्टार्टिंग से ही प्लान करके चलते हैं कि हमें 4 आईवीएफ कराने, 4 आईवीएफ का पैकेज दे दो। वाह। फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो पहले से प्लान करके चलते हैं, सबको पता है कि लग जाते हैं, मतलब 1-2 आईवीएफ फेल होना आज के डेट में नॉर्मल बात हो गई है। ऐसा है, अब जिसने अभी तक आईवीएफ प्लान नहीं किया उसको तो यही लग रहा है कि यार अगर ये ऐसे नहीं हो तो जाएंगे सीधा और आईवीएफ कराएंगे और हो जाएगा। हो जाएगा। इतना ये जादू नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता, बहुत। क्योंकि उसको आपकी बॉडी को भी एक्सेप्ट करना होता है ना। बॉडी एक्सेप्ट करेगी, समझो कईयों को तो इंजेक्शन ही सूट नहीं करते। एक आईवीएफ होने से पहले, मतलब जब एक एम्ब्रियो ट्रांसफर होने से पहले एक फीमेल को करीबन 250 से 300 इंजेक्शन लग जाते हैं 2 से 2.5 महीने के स्पैन में। 200 से 250 इंजेक्शन अप्रोक्सीमेटली, मतलब पहले एग रिट्रीवल होगा, किसी का एग रिट्रीवल एक साइकिल में नहीं हुआ तो उसका 2 साइकिल में होगा, ठीक है। फिर 2 साइकिल के बाद उसको फिर जब उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर होना है तो फिर उसको इंजेक्शन लगने शुरू होते हैं, दिन में 2 से 3 इंजेक्शन लगते हैं डेली। तो ये एक बहुत बड़ा चेन है स्ट्रेस लेवल का। ओह माय गॉड, वाओ दैट्स। अच्छा मुझे ये चीज़ का नहीं पता था कि महंगे ऑब्वियसली। लगते हैं 250, मतलब मान के लो 150 इंजेक्शन तो नॉर्मल है, लगने ही लगने हैं। बाप रे, 150 इंजेक्शन। हाँ। कहने को कितने आसान लगता है, लेकिन जब वुमेन को इसके थ्रू जाना पड़ता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी चीज आप सोचो, आप 150 इंजेक्शन, आपको डेली इंजेक्शन लगना है, कोई लगवाना ही चाहेगा डॉक्टर के पास? ना बाबा ना, मैं तो वैसे ही भाग जाऊंगी। खुद लगाते हैं घर पे हर कोई, मतलब मैक्सिमम इंजेक्शन लोग खुद लगा लेते हैं, बाप रे। फिर आ जाते हैं कि सीख मैं लेते तो हैं। बोलूंगी कि भाई अडॉप्ट कर लेते हैं, छोड़ो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इतना आसान नहीं हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा जैसे एक दर्शन जी, जैसे हम वास्तु जो चीज़ होती है, वास्तु का हम अगर घर के वास्तु की बात करें, उसका जैसे हम बोलते हैं कि हाँ घर में आपके ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो उसका कई बार वास्तु से काफ़ी लेना देना होता है। तो क्या वास्तु का अफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ता है? देखो वास्तु का इफेक्ट पड़ता है, बट वास्तु में ना एक चीज समझो, वास्तु ना अब लोगों को लगता है कि मुझे ना जब मैं वास्तु कराऊंगा ना तो मुझे पूरा घर तोड़ना पड़ेगा, पूरा घर दोबारा से रेनोवेट कराना पड़ेगा। कुछ सिंपल सी बात है, जी। आपकी लात में इशू है, हम्म। लात का इलाज होगा।
पूरे घर का कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं कंसल्टेशन में बता देता हूँ कि वास्तव में यहाँ इश्यू है और यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ गलत पड़ी हुई है। इसको यहाँ जी। से हटाओ और यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ रख दो बस। उसमें हो जाएगा सॉल्यूशन और उसी जी। में ही हो जाता है। उसको पूरा हिला के तोड़ना, ये करना, वो सब नहीं चाहिए होता। वो सिर्फ़ एक क्या बोलूँ मैं, एक वास्तु कंसल्टेंट की जेब गरम करने वाली बात है बस वो। ओके। तो पूरा घर आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोटा-सा एक जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका वो इफ़ेक्ट आ रहा है उसको ठीक करो और हो जाएगा आपका काम। जी। और मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, ये सब जानते हैं कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ें हटा के इन्होंने कंसीव किया है। लेट्स सपोज़ मुझे एक डायरेक्शन है, मुझे नहीं सूट कर रही है, जी। ठीक है? तो मुझे इसी डायरेक्शन को ठीक करना है ना। हुँ। वो पीछे पड़ा हुआ शो पीस मुझे नहीं सूट कर रहा है, नहीं तो सूट मुझे कर रहा उसी है। को हटाना है ना। जी। पूरा घर थोड़ी ना तोड़ना है उसके लिए। जी। इतनी ही चीज़ें होती हैं ये, इससे ज़्यादा नहीं है। इंटीमेसी में ऐसी कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग डेली लाइफ में करते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है? इंटीमेसी में सबसे बड़ी मिस्टेक्स जैसे एक तो आपने अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पॉर्न देख के और फिर ठीक है, हुँ। अब जो पॉर्न में चल रहा है ना वो वही ट्राई कर रहे हैं। हुँ। बट फॉर इंटीमेसी कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस हैं, पर्टिकुलर रूल्स हैं कि ये ऐसा चाहिए, वो बेसिकली वो जो वो कंसीव करने के लिए, कंसीव करने के लिए। कंसीव जी। करने के लिए, ठीक है। सेकंड, बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक होती हैं, जैसे एक केस बताता हूँ। हुँ। एक लड़की डॉक्टर के पास जा रही है, ठीक है, उसको जाते हुए 5 साल हो चुके हैं। ओके। अब 5 साल से डॉक्टर भी कह रहा है सब कुछ नॉर्मल है और हस्बैंड भी का भी सब नॉर्मल है, रिपोर्ट्स आपके भी नॉर्मल है, ठीक है। अब ये चल रहा है, 5 साल हो गए इसको चलते-चलते, बट 5 साल में आप सोचो, जब वो वेरी फर्स्ट डे गई थी तब सब कुछ नॉर्मल था, बट अब चीज़ें डिक्लाइन हो गई ना, उसका एएमएच भी नीचे आ गया, उसके हस्बैंड का सीमेन भी नीचे आ गया, क्योंकि 5 साल से हो नहीं रहा, एक स्ट्रेस लेवल चल रहा है, स्ट्रेस लेवल चल रहा है। ठीक है। 5 साल बाद एक चीज़ पता लगती है हुँ। कि ये लोग पिछले 5 साल से जब भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, जब भी इंटीमेसी प्लान कर रहे हैं, ये एक लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं। और लुब्रिकेंट कभी भी फर्टिलिटी फ्रेंडली नहीं होता, वो सीमेन को डैमेज कर देगा। ओह! अब ये डॉक्टर थोड़ी ना डिस्कस करेगा, हाँ। डॉक्टर को कोई मतलब नहीं। डॉक्टर को अगर आप बताओगे कि मुझे इंटीमेसी में इश्यू आ रहा है, तो शायद वो आपको थोड़ा-सा गाइड कर दे। जी। बट उन्होंने बताया नहीं और डॉक्टर ने भी नहीं बोला। डॉक्टर ने भी नहीं पूछा। डॉक्टर थोड़ी ना पूछेगा कि आप इंटीमेसी में कैसे करते हो? कैसे करते हो? तो अब वो 5 साल बाद आज वो डिस्टर्ब्ड है कि उनका नहीं हो पा रहा है और 5 साल से वो लुब्रिकेंट ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन उसका वो एक छोटी-सी चीज़ वो उनको कहाँ लेके खड़ी कहाँ कर लेकर दी। चली गई? कुछ दैट इज़ लोग वेरी फर्टिलिटी फ्रेंड अच्छा, कुछ लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं फर्टिलिटी फ्रेंडली। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, फर्टिलिटी फ्रेंडली जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो भी 100% सेफ नहीं होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो नेचुरल तो कुछ भी नहीं होता। नेचुरल कुछ भी नहीं होता। तो जी। कहीं न कहीं ना वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं होने जी। देती हैं। अब दूसरी चीज़ एक, कुछ लोगों को लगता है कि हम ना लुब्रिकेंट अगर हम होम रेमेडियल टाइप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई ऑयल यूज़ करें या कुछ ऐसा यूज़ करें, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो घर की चीज़ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फर्टिलिटी फ्रेंडली हो। हुँ। उसके 10 तरीके हैं, चाहे आप कोई मर्ज़ी लुब्रिकेंट यूज़ कर लो, वो फर्टिलिटी फ्रेंडली नहीं होता। जो बाहर के लुब्रिकेंट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम कोई ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग इवन ऑयल्स भी, नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर कोकोनट भी ऑयल मना कर वगैरह, देगा। अच्छा डॉक्टर भी मना करते हैं। डॉक्टर भी मना कर देगा कि कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना है। ओके। तो वहाँ वहाँ फिर हमारी ज़रूरत आती है ना। वहाँ पता लगता है कि अब इंटीमेसी कोच यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा। यहाँ डॉक्टर का काम नहीं है समझाना ये सब बातें। जी। तो इसलिए मैं जब भी कंसल्टेशन लेता हूँ ना, तो उसका एक फॉर्मेट है कि हम ओके। एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ी बात ये है, पता कैसे लगेगा कि इसको इंटीमेसी में इश्यू है। ये अगर उसका 12th हाउस डिस्टर्ब्ड है, हुँ। तो समझ जाओ कि इसको इंटीमेसी में इश्यू है। तो वो किस चीज़ का हाउस होता है? 12th हाउस इज़ बेसिकली अ बेड प्लेजर, आप वहाँ से देख लेते हो, ठीक है। ठीक है? हुँ। अगर वो डिस्टर्ब है हुँ। और उसका कोई ऐसा कोई वो इस किसी तरह से भी उसका 12th हाउस नहीं यूटिलाइज़ हो रहा और वहाँ दिख रहा है मुझे डिस्टर्ब्ड है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि इंटीमेसी में इश्यू चल रहा है तुम्हारे। हुँ। 99% लोग सामने से येस ही बोलते हैं। आई सी। अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो कन्फर्म्ड है कि इसको इश्यूज़ है।
अब वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, फिर उनसे बात करनी पड़ती जी है। फिर वो एक उसी कोचिंग का पार्ट होता है, लास्ट में फिर पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या। अब वो जितना कंफर्टेबल होता है बताने में, जितना डिस्कस कर सकता है, उस हिसाब से हम उसको पूरी हेल्प कर देते हैं। हम्म इसी का एक केस स्टडी बताता हूँ इसी की। हम्म, एक डॉक्टर थी, जी ठीक है। जब वेरी फर्स्ट डे वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आई, तो मैंने वेरी फर्स्ट डे बोल दिया था कि इंटीमेसी में इशू है। जी बट वही होता है ना कि एक हेजिटेशन होती है, बंदा ना ऑकवर्ड फील करता है कि एक एस्ट्रोलॉजर क्यों पूछ रहा है मुझसे ये बात, हम्म ठीक है। अब उसने मेरा प्रोफाइल नहीं पढ़ा, उसने शायद मेरी कोई रील ऐसी देख ली होगी कि ये एस्ट्रोलॉजर है, इससे पूछ लेती हूँ, ठीक है। बिल्कुल बट उसको नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजर भी है और साइकोलॉजिस्ट भी है और इंटीमेसी कोच भी है। हम्म अब वो एज ए एस्ट्रोलॉजर उसने मेरे को देखा, तो उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता ना ये सब चीजें डिस्कस करना। हम्म तो उसने नहीं डिस्कस किया, बट मैंने उसे बता दिया कि तेरा इंटीमेसी में इशू है। हम्म धीरे धीरे जब 1 महीने 2 महीने बीते, तो उसको लगा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर उसने मुझे बताया, फिर उसको लगा कि अब बता देना चाहिए। फिर उसने मुझे बताया कि आज तक उसने जब भी उसका इंटरकोर्स हुआ तो वो पेनफुल ही रहा है। ओके जब भी पेनफुल इंटरकोर्स होता है ना, तो एक फीमेल ना सबसे पहला काम जो करती है ना, अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेती है। ओके जहां उसने अपनी बॉडी को स्टिफ किया, वो एक बैरियर क्रिएट करती है कि अब सीमेन अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ली ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर तो वो सीमेन अंदर जा ही नहीं पाएगा। जी तो अब उसके साथ ये इशू था। अब उसको मैंने 3 महीने तो उसने बताया नहीं। फिर जब उसने बताया तो मैंने उससे कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज बता दी कि तू ऐसे ऐसे करके देख, हम्म तो शायद तेरा हो जाएगा ये काम। हम्म बट नहीं हुआ, उससे भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसको थोड़ा सा ठीक होता था। बट वही है, अब माइंड में चल रहा है ना कि माइंड में चल कंसीव रहा है करना है। माइंड में तो चल ही रहा है कि मुझे कंसीव करना है। हम्म अब उसको चाहिए कि अभी कंसीव चाहिए मुझे किसी भी तरह से। देन उस केस में फिर वो कहते हैं ना, एक उसको मैंने कुछ चीजें सजेस्ट की कि ऐसे 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 प्लान करना है, और इसके अलावा कुछ और कहीं मतलब दाएं बाएं नहीं जाना, सिर्फ जी एग्जैक्ट यही प्लान करना है। और मानो कि उसने सिर्फ 1 महीने में कंसीव किया, वाह वो बताने के बाद। उसका टेस्टिमोनियल है मेरे पास। वाह 1 महीने में कंसीव किया था, सिर्फ वही है। अगर आप बता दोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बताओगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं नहीं है है तो फिर चल ही रहा है ना सालों साल से। फिर तो चल ही रहा है एक जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ कि यार नजर लग गई नजर इज रियल। नजर इज जैसे अभी देखो तो आई रिमेम्बर दिस इज अ फनी वन मैं किसी शादी पे गई थी मैं वापस आई एंड मेरे को नेक्स्ट डे घर पे आते इतना बुखार कि बुरे हाल थे एंड मम्मा लाइक नज़र लगी है तुझे तो इधर भी अपना क्या अगर हम बात करें कि हाँ कि बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो इसमें भी नज़र का कुछ यस, नजर बिल्कुल, ये नजर इज रियल, हम्म ठीक है। नजर का दोष होता है। और जादू टोना जादू टोना ना इतना नहीं कह सकते, क्योंकि समझो आज के डेट में किसी को इतना नहीं है कि कोई जादू टोना करेगा, ठीक है। हम्म आप अगर किसी से जेलस हो, तो आप उसको बस एक नजर से, जेलसी वाली नजर से देख सकते हो उसको, ठीक है। बट ऐसा नहीं करोगे कि आप 4 मिर्च ला के उसके कान में बांध दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। तो लो, जी ये एक ना वर्ड चलता है, एक बहुत फैंसी वर्ड होते हैं ना, जैसे आप कभी कोई चीज लेने जाओ तो सेल्स में 2-3 वर्ड्स ऐसे प्रीमियम बोले जाते हैं, फैंसी वर्ड्स, जैसे प्रीमियम है, लग्जरी है। हम्म तो ऐसे ही ना एक वर्ड एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि किसी से जब पैसे निकलवाने हो तो आपकी ना कोख बंधी हुई है, दैट इज कॉल्ड कि आपको किसी ने कुछ किया हुआ है, जादू टोना किया जादू हुआ है, टोना नजर किया लगी है हुई है। नजर लगी हुई है ये होता है, देखो ऐसा हम्म नहीं कि नहीं होता, ये होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता। अरे मतलब अरे कौन कौन करवा रहा है, किसी को इतनी नहीं पड़ी है कि कोई ये जाके किसी के लिए कराएगा इसकी कोख बांध दो जिसका बच्चा ही नहीं होना चाहिए, कौन कराएगा। पहले होता होगा, हम्म क्योंकि देखो अगर वर्ड है तो ये जेन्युइन सी बात है कि कुछ होगा, तभी तो ऐसा वर्ड आया कहीं अच्छा आई सामने। थिंक आज के टाइम में भी ये चीज़ें अभी भी काफ़ी हैं क्योंकि हमारे खास करके हिंदुस्तान में जो अनएजुकेशन का जो रेट है जो एजुकेटेड लोग इतने नहीं हैं है ना और उनके साथ अभी वही बात है ना इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है ठीक है कि हम अपना किसी डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में बात करें या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले है ना तो ऑब्वियसली उनको तो ये लगता है कि हाँ कि उसके घर में तो 3 बच्चे हो गए मेरे हाँ, घर में एक भी नहीं हुआ राइट। तो उधर तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें हमने सुनी हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ पार्ट्स इंडिया के ऐसे हैं जहां पर ये चीजें मेजरली एग्जिस्ट होती करती हैं हैं, एक्चुअली, मेजरली होती हैं। मेजरली। अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो मेरे पास ऐसे केसेस मैंने देखे हैं वो बंगाल साइड हुँ। और हिमाचल साइड।
हिमाचल? ये 2 जगह ऐसी हैं आई जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल मुझे जाती लगा हैं। आप बोलोगे कि यूपी बिहार से। यूपी बिहार इतना नहीं है, जितना जो ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं या जो मैंने फ़ील की हैं, वो ज़्यादातर मेरे पास जो आते हैं केसेज़ ऐसे, वो या तो बंगाल साइड से होते हैं जी। या फिर आपका अ, मतलब हिमाचल, ये मेजर सिटीज़ हैं। बाकी छोटे-मोटे तो सब जगह से ही होते हैं, बट ये मेजरली है कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ऐसा वॉल्यूम आता है कि ऐसे केसेज़ ओह! हैं। बट उसमें भी मैं बताता हूँ, उसमें भी सबके साथ ऐसा होता ही नहीं है। हुँ, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं ज़्यादातर, ओके। कि किसी ने कुछ किया हुआ है मुझे तो। और छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। फिर एक हमारे यहाँ एक वो कराई जाती है उसके लिए ना, हम एक प्रैक्टिस कराते हैं उसको कराने के लिए, उसको हुँ, निकालने के लिए। चाहे वो अगर वो साइकोलॉजी भी है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा छोटा-मोटा इश्यू है भी, तो एक प्रैक्टिस होती है, 3 घंटे का एक प्रोसेस होता है। उस 3 घंटे में उन चीज़ों को उसके वहाँ से वाइप आउट करा दिया जाता है। फिर ओके, उसके बाद उसको वो थॉट भी नहीं आता। ठीक है। चाहे उसको साइकोलॉजिकली देखें चाहे या वो फिर साइकोलॉजिकल इश्यू हो या एस्ट्रोलॉजिकली उसको देखें। उसको चाहे साइकोलॉजिकल इश्यू हो वो वाला, या जेनुइनली उसको कुछ ऐसा हुआ हो, हुँ, ठीक है? तो भी वो ठीक हो जाता है। ओके। और कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें भी एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट में, क्योंकि अब मेरे पास केस आते हैं तो मुझे पता है, जो इन चीज़ों को लेकर के, लेट्स सपोज़ अगर किसी कोई ऐसा कंसल्टेंट है जिसके पास वो चली गई और उसने बोल दिया कि मुझे ऐसा-ऐसा है दिक्कत, कोक बंधी हुई है या कुछ ऐसा, बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं। हुँ, हुँ, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं कि जिनके साथ हो चुका है ऐसा, आई सी। कि उसने बोला कुछ और फिर हुआ कुछ और अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब गिल्ट लगता है। घर पे भी नहीं बताया कभी ऐसा। ऑब्वियसली, तो ये सो चीज़ ये जो काफ़ी फैंसी वर्ड्स होते हैं इनसे बच के रहना चाहिए। हुँ। अम, जो लड़कियाँ होती हैं ना वो यंग एज में ये काफ़ी कॉमन है, हम किसी भी कंट्री में चले जाएँ, सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, ठीक है? और ऑब्वियसली ये लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कहती कि ये सिर्फ़ लड़कियों के साथ होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो हमने सुना है, जो देखा है, वो मेजॉरिटी लड़कियों ने ये चीज़ अपने छोटी उम्र में सेक्सुअल अब्यूज़ कहीं न कहीं क्लोज़ रिलेटिव या क्लोज़ फ्रेंड के साथ ये चीज़ फेस की हुई है, कि उनको छोटी उम्र में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्या ये चीज़ आगे जाके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लड़कियों को मिसकैरेजेस वग़ैरह होते हैं, क्योंकि एक वो मेंटल ट्रॉमा रहता है राइट, या फिर आपकी बॉडी वैसी हो जाती है क्योंकि आपको छोटी उम्र में आप एक्टिव हो गए, क्योंकि आपको अब्यूज़ मिला उस चीज़ का, आप छोटी उम्र में एक्टिव हो गए। राइट, तो क्या इसका भी फर्टिलिटी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? राइट। ये ना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? हुँ, एक तो कि चाइल्ड ट्रॉमा कुछ ऐसा हुआ, हुँ, ठीक है? एक ये है कि वो बिफ़ोर मैरिज सेक्सुअली एक्टिव हो गई। अब उसमें केस कुछ भी हो सकता है कि जी, चाहे किसी प्रेशर में हुई या मतलब उसने खुद से वो पाथ चूज़ कर लिया, हुँ, ठीक है? तो ऐसे केस में उसको फर्टिलिटी इश्यूज़, ऐसे केस में उसको ना एएमएच रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं। ओके, अगर वो पाथ उसने खुद चूज़ कर लिया या वो सेक्सुअली एक्टिव किसी भी तरह से हो गई, जी, ठीक है? तो ऐसे में एएमएच इश्यूज़ आना बहुत चांसेज़ होते हैं कि ऐसे में जी, एएमएच इश्यूज़ आ जाएगा। ऐसे में सबसे पहले अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया या कुछ ऐसा था और आपको कहीं पे ये फ़ील आ गया कि ये चीज़ मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, जी, सबसे पहले उस फीमेल को अपना एएमएच चेक करके अपना एग रिज़र्व कराने चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है तो। ओके, दूसरी चीज़, अब आते हैं ट्रॉमा वाली चीज़ पे। जी, किसी के साथ कोई ऐसा मोलेस्टेशन हुआ कि जिसकी वजह से उसको ट्रॉमा हो गया, जी, ठीक है? सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई बट एट एनी हाउ उसके साथ कहीं न कहीं वो ट्रॉमा वाला फ़ील आ गया उसको, हुँ, ठीक है? अब उसको प्रॉब्लम क्या आती है, आफ्टर मैरिज उसको इंटरकोर्स में इश्यूज़ आते हैं। ओके, एक पेनफुल इंटरकोर्स वो फ़ील करती है, ठीक है? हुँ, और उसी में वही फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करना और बॉडी स्टिफ़ कर लेना, ठीक हुँ, है? बहुत सारे केसेज़ तो ऐसे होते हैं जिसमें आज तक इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है। 4-4 5-5 साल हो चुके हैं और आज तक नहीं हुआ। एस शादी के बाद? शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। 5 साल हो चुके हैं बट जी, आज तक इंटरकोर्स नहीं हुआ। ओह माय गॉड!
बिकॉज उसको वो ट्रॉमा है कि जैसे ही ये होगा मेरे को पेन हो जाएगा या कुछ भी। अभी मैं एक केस बताता हूँ, अभी आपने निर्भया सुना था, इंडिया में हुआ, जी, जी, जी। ठीक है। अब 12-13 साल की किसी बच्ची ने अगर वो चीज़ सुनी होगी तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। हुँ, डर बैठ गया अब वो होगा। ट्रॉमा उसके माइंड में रहेगा हुँ, कि अगर गलती से कुछ, अब वो ट्रॉमा उसके माइंड में रहेगा हुँ, कि ये बहुत पेनफुल चीज़ है, और वो ट्रॉमा फिर उसको आफ्टर मैरिज एक प्रॉब्लम क्रिएट प्रॉब्लम करेगा क्रिएट उसके करेगा। लिए। हुँ, वो उसके माइंड में बैठा हुआ है कि ये तो गलत चीज़ है और ये पेनफुल है। हुँ, कितनी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया इंटरकोर्स, हुँ, नाम लेते ही ऐसे लगता है कि पेन हो रहा है, क्योंकि वो दिमाग में वो बात बैठी दिमाग है। में बैठा हुआ है। तो हुँ, एक होता है ना कि किसी चीज़ को आप सोच रहे हो तो वो आपको फील होनी शुरू हो जाती है। हुँ, आप अगर अभी बैठे-बैठे फोकस अपने कहीं पे भी आप अपनी लात पे फोकस कर लो कि मेरी लात में पेन हो रही है, वो पेन बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि आप उसपे फोकस कर रहे हो। अब उसका फोकस जब उस चीज़ पे रहेगा तो वो ट्रॉमा उसके साथ रहेगा हमेशा, दिमाग का खेल है वैसे। दिमाग का खेल है। तो हुँ, वहाँ पे उसको वो चीज़ें समझाना और हुँ, वो चीज़ें उसको, क्योंकि अब किसी भी हाल में उसको वो प्लेज़र तक तो जाना नहीं है। अभी मेन मुद्दा यही होता है उनके लिए कि भैया जैसे मर्ज़ी करो, कंसीव करवा दो बस एक बारी। हुँ, किसी तरह से आप कोई ऐसी चीज़ बताओ कि बस कंसीव हो जाए, नथिंग एल्स। आई सी। और वहाँ जाके उसको लगता है मतलब, अब इस केस में भी क्या है, वो शादी के बाद ना 3-3 4-4 साल पहले खुद से कोशिश करते हैं कि शायद कुछ हो जाए। नहीं होता तो फिर वो एक कंसल्टेंट ढूँढते हैं कि अब कंसल्टेंट, ऐसे में कंसल्टेंट ढूँढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हुँ, कि कौन ऐसा राइट पर्सन है जिससे जाके बात कर ले। किसको सही नॉलेज किसको है। किसको सही नॉलेज है, क्योंकि अब एक ट्रेडिशनल कंसल्टेशन के पास, कंसल्टेंट के पास जाते हैं जी। तो वो यही बोलेगा कि आप दोनों एक साथ टाइम बिता लो, आप ट्राई कर लो, ठीक है। अब छोटी-छोटी चीज़ें उसको पता नहीं है। हुँ, एक साइकोलॉजिस्ट को इंटीमेसी टेक्निक नहीं बता सकता वो उसको। उसको पता ही नहीं कि इसको भेजना किस पाथ पे है, हुँ, इसको स्टार्ट कहाँ से कराना है। हुँ, अब उसको जाके सीधा बोल दे कि तू इंटरकोर्स कर ले, अरे वो तो कर ही रहा है, वो हो ही नहीं रहा वो तो। हुँ, तो उसको एक स्मॉल स्टेप के थ्रू उसको एक लेके जाते हैं कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसको वहाँ तक लेके जाते हैं। आई सी। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि एक अच्छे गाइडेंस और अच्छी कोच की। तो जैसे हम देखा जाए जैसे अभी ऑब्वियसली इतने सारे गैजेट्स आ चुके हैं, है ना? टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, तो मोस्टली लोग हम देखते हैं कि आगे क्या होता था कि अगर लंच डिनर पे कोई कपल बाहर जा रहा है, तो बेसिकली एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं। आज के राइट, टाइम में आप कहीं पर भी देख लो, वो फ़ोन पे लगे होते हैं, करेक्ट, ठीक है? तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप रहता है। तो राइट। अभी कम्युनिकेशन गैप का इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता होगा? सी जब एक कपल के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, हुँ, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ, आज की डेट में जी, एक कपल जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं भी कर रहा है, हुँ, ठीक है? मंथली इंटरकोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक रैंडम 30 दिन होते हैं महीने में। जी। एक रैंडम आंसर की क्या हो सकती है? एक रैंडम, आपको क्या लगता है? अगर न्यूली वेड कपल है तो ऑब्वियसली वो तो उसका तो रेशियो काफ़ी हाई होगा अगर आई वुड से 10 टू 15 टाइम। ठीक है। हुँ, और जनरल अगर नहीं है तो हुँ, तो अबाउट 8 टू 10 टाइम्स। 8 टू 10। हाँ, एवरेज फ्रीक्वेंसी एक कपल की, अगर उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो आज की डेट की जो एवरेज है वो 2 की है। ये एवरेज बता रहा हूँ। नो वे। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिसमें 2-3 महीने, साल, 2 साल हो चुके हैं, अभी अब नहीं होता, खत्म। एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन गैप। यस। कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ा कहाँ से? स्ट्रेस लेवल हो गया, नंबर ऑफ और रीज़न। नंबर ऑफ रीज़न है, स्ट्रेस लेवल है, ठीक है। अब टायर्ड, ज़्यादातर जो इसमें जो वो एक एक्सक्यूज़ बोल सकते हैं उसको कि यही होता है कि हम टायर्ड आए थे। अगर मैं अब मेरे पास तो वही आते हैं जो प्लान कर रहे हैं और उनको तो जी। करना ही करना है ना, तो हुँ, उनके पास एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि हम हुँ, ऑफ़िस से आए थे, थके हुए थे और नहीं हुआ। हुँ, तो मैं अब मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जिनका मुझे लगता है ना कि ये नहीं कर पाएँगे, इनसे नहीं होगा, मेरे कैलेंडर में एक रिमार्क्स होते हैं। हुँ, वो हर महीने वो रिमार्क शेयर करते हैं कि अगर नहीं हुआ तो इसका रीज़न दे दो बस, हुँ, और रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। और मैक्सिमम वो वही मिलता है कि टायर्ड थे, फीवर हो गया, ये हो गया। तो
वो एक्सक्यूज ही होते हैं, वो कोई Excuses. जेन्युइन रीजन कोई नहीं होता। तो ये सब चीजें फिर इसलिए बढ़ जाती हैं, सब चीजें। आई सी। तो जो अभी कपल्स हम देखें कि अपना जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करते समय उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा फोकस लड़की को रखना चाहिए या लड़के को रखना चाहिए? इट्स नॉट इक्वल, हम्म। ठीक है, दोनों को फोकस रखना है, ठीक ओके। है। किसी भी, एक तो इसमें ना सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ब्लेम गेम होती है कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो दोनों को समझना चाहिए कि मैं कैसे इसको विदाउट प्रेशर करवा सकती हूँ। जी। मतलब एक फीमेल के लिए कि वो बिना मेल पे प्रेशर डाले इस चीज को कर ले, और एक मेल को चाहिए कि जब प्रेशर नहीं है तो बिना एक्सक्यूज के उसको प्लान कर ले। ओवुलेशन पीरियड में ना एक बहुत अच्छी चीज चलती है दोनों के अंदर, अच्छी नहीं मतलब बुरी चीज बोलते हैं इसको। सुबह से प्लान करना शुरू करेंगे कि आज ओवुलेशन है, शाम को टाइम से घर आ जाना। तो वो अब वो एक प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर क्रिएट हो गया दोनों के ऊपर। अब गलती से उसको कहीं आधे घंटे या 1 घंटे का कोई काम हुआ Delay और हो वो गया। नहीं, वो डिले हुआ, तो फिर अब वो एक फाइट शुरू हो गई। अब उस फाइट में नहीं हुआ आज, क्या रीजन था? कोई था? कोई रीजन नहीं था, और इस बस। वजह से अब नहीं हुआ। और अब समझो ओवुलेशन पीरियड कितने दिन का? 4 दिन का। 4 दिन। अगर ये अब आज लड़ाई हुई है तो ठीक होते होते 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। 2-3-4 दिन निकल हाँ, गए। वो नेक्स्ट मंथ होगा जो भी Next होगा, month होगा। और नेक्स्ट मंथ भी फिर ऐसा ही स्टोरी होती है, और ये स्टोरी ना घूमती रहती है। घूमती रहती है। ये 6-6 महीने 7-7 महीने यही चलता रहता है, और फिर उनको लगता है कि यार प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो रही है, मतलब हमारा नहीं हो रहा, हम 6 महीने से प्लान करें। अरे 6 महीने से तो सिर्फ लड़ रहे हो, प्लान कुछ नहीं हो रहा। प्लान करने के लिए भी मतलब एक इंटीमेसी का भी ना मतलब एक 3 स्टेप्स होते हैं कि फर्स्ट जी। डिस्चार्ज चाहिए फीमेल का, सेकंड हस्बैंड का, और थर्ड कंडीशन ये होती है उसकी कि जो डिस्चार्ज है वो डीप पेनिट्रेशन पे होना चाहिए। अब अगर मान लो वो लड़ाई झगड़े और जल्दबाजी में हुआ तो ये तीनों प्रोसेस कभी फॉलो नहीं हुई, तीनों कंडीशन कभी मैच ही नहीं होंगी। जी। दिस इज द प्रॉब्लम। आई सी। तो भी आपके पास इतने केसेस आते हैं, तो आपके अगर आप सारे केसेस को देखें, एक कुछ ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो गलत फहमियाँ लोगों ने पाल रखी हैं इंटीमेसी को लेकर? इंटीमेसी को लेकर ना 2-3 गलत फहमीज हैं कि हम एक साइकिल में 2 से 3 इंटरकोर्स करेंगे तो हो जाएगा। हर ऑल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स चाहिए। दूसरा, जितनी भी फीमेल्स जो ये एप्लीकेशन से जो ट्रैक करके इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, जी। कि मेरा उसमें आज पीक दिखा रहा है तो मुझे आज इंटरकोर्स करना है तो मेरा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ओके। उसका रीजन क्या है? देखो, एक एप्लीकेशन है, आप भी डाउनलोड कर लो, मैं भी डाउनलोड कर लो। आपने पीरियड्स की उसमें डेट डाली, मैंने भी डाल दी कि मेरे पीरियड्स इस दिन है, वो तो मेरा भी ओवुलेशन दिखा देगा कि मेरा भी 14 डे पे हो रहा है, सेम चीज़ है। तो वो सबके लिए सेम है। बट मेरा लाइफस्टाइल अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, किसी और का लाइफस्टाइल अलग है। अलग है। तो मेरा ओवुलेशन कब आएगा, उसका कब आएगा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 8 डे पे ओवुलेशन आता है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें 18 डे 19 डे पे ओवुलेशन आता है। आई सी। और दोनों का पीरियड साइकिल भले ही मैच हो रहा हो कि 30 दिन का ही है दोनों का, एक का 8 पे आया, एक का 20 पे आ रहा है, जी। तो ये पॉसिबल है। और अब अगर वो उस कैलेंडर को देखेगी तो 14 डे पे इंटरकोर्स कर लेगी, और वो अगर 20 डे पे आया तो तब तो हुआ ही नहीं इंटरकोर्स। और अगर मान लो 8 पे आ गया तो एग रप्चर पहले ही हो चुका है, उसका फायदा ही नहीं है कुछ। तो यही चीजें हेल्प करती हैं, यही वो मैथमेटिक कैलकुलेशन चाहिए कि ओवुलेशन कब हो रहा है और एग रप्चर कब हो रहा है और एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स कौन सी होनी चाहिए। जहां वो सारी चीजें मैच हो जाती हैं वहां कंसीव के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप कैसे बताते हैं कि हाँ कि आपका ओवुलेशन पीरियड कौन सा है? जैसे ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो कैसे बताते हैं आप? सी, अगर उसका 32 डेज का पीरियड है, पीरियड साइकिल अगर 32 डेज तक है, जी। 24 डेज से लेकर के 32 डेज का साइकिल अगर उसका मंथली है कि 24 दिन में पीरियड आते हैं या 28 दिन में आते हैं, 32 दिन में आते हैं, तो उसको कोई अपना ओवुलेशन ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। ओके। जो मेरा कैलेंडर है उसको सेम एज इट इज फॉलो कर लो। ओके। उसमें एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स भी होती हैं, ओवुलेशन का पीरियड भी कवर हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। ओके। 24 to 32 डेज जो होता है, अगर पीरियड साइकिल किसी का इतना है तो। अगर लेट सपोज उसका पीरियड साइकिल 35 डेज का है या उससे ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हम उसको बता देते हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि कितने डेज का साइकिल आया।
तो भी हम उसमें डेज ऊपर नीचे करके दे देते हैं, वो भी प्लान होता है। हाँ, अब अगर किसी का ऐसा आ रहा है कि 2 महीने 3 महीने नहीं आ रहा और 3 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया, उस केस में दिक्कत होती है। नॉर्मली अगर पता है कि हाँ 40 डेज में आ रहा है या 50 डेज में आ रहा है तो वो प्लान हो जाता है। जी। बट अगर पता ही नहीं है कि 2 महीने में आएगा या 3 महीने में आएगा, वो नहीं प्लान होता। उसके लिए फिर कुछ और कंडीशंस होती हैं, वो हम उसको टेस्ट करा के करवा देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे ऑब्वियसली लड़कियां जो शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव होती हैं या फिर शादी के बाद भी, वो नॉर्मली क्या होता है, जब उनको बच्चा नहीं चाहिए होता या ये डर होता है कि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, तो वो पिल्स लेना शुरू कर देती हैं पहले। राइट। उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है बाद में? सी पिल्स का इफेक्ट ना वैसे देखो, अब वो मेडिकल चीज है, जी। ठीक है। मेरा सजेशन यही रहता है, अगर कोई मेरे पास ऐसा कोई आ जाए कि हम नई प्लान करें और हमें क्या प्रिकॉशन ऐसा लेना चाहिए, सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि या तो आप प्रोटेक्शन यूज करो या फिर आप प्रिकॉशन ले लो, ओके। रादर कि आप ना प्रिकॉशन लो, प्रोटेक्शन लो और आप पिल्स ले रहे हो। ओके। बिकॉज पिल्स से ना बहुत बार ऐसा होता है, और फिर वो केसेस में आप देखोगे ना कि उनके पीरियड साइकिल ऊपर नीचे हो जाते हैं पिल्स की वजह से। पिल्स की वजह से। मैंने अभी लास्ट वाली उसमें भी बोला था कि जो फीमेल्स पीरियड साइकिल ऊपर नीचे करने के लिए, लेट सपोज किसी फंक्शन में जाना है तो एक चलो पिल ले लेते हैं और 2 दिन पीरियड साइकिल ऊपर नीचे हो जाएगा, फंक्शन तो निकल ही जाएगा, फंक्शन तो निकल ही फंक्शन जाएगा। तो निकल जाएगा, ठीक है। अब उस फंक्शन निकालने के चक्कर में कितने सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनको पीसीओएस पीसीओडी हो जाता है। अब अगर वो हो गया तो जी। फिर डॉक्टर के चक्कर लगाओ और उस चीज को नॉर्मल करना, वो फिर नहीं पता लगता कि वो चेंज, क्योंकि हम काम कहाँ कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मुझे फंक्शन में जाना है, मेरे पीरियड्स ना आ जाए, मैं आज क्या कर सकती हूँ, जी। तो इसलिए मैंने पिल्स खा ली। बाद में क्या होगा देखा जाएगा, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। I see. सेम ऐसे ही कितनी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि 5 दिन लेट्रोजोल खा ली, एक लेट्रोजोल टैबलेट आती है जो ओवुलेशन के लिए होती है। मैं बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो रैंडम ऐसी ही बस बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के लेट्रोजोल ले ही जा रहे हैं। लेट्रोजोल खाया कि ओवुलेशन हो जाएगा मेरा और मुझे कंसीव हो जाएगा। अरे भाई, वो पहले चेकअप तो करा लो कि वो तुम्हारे लिए है भी नहीं, डॉक्टर से तो एक बार कंसल्ट कर लो। ऐसे मत खाओ कोई भी मेडिसिन। आपको पीरियड साइकिल भी ऊपर नीचे करना है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि आपकी कंडीशन है भी वो लेने वाली या नहीं है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी इफेक्ट करती है। ये नहीं है कि वो मेडिसिन सबको खराब कर रही है, बट जिसके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है उसको तो कर ही देगी, उनको तो कर ही देगी, उसको कर देगी। दर्शन जी। अभी रैप अप करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो आज के टाइम में जो कपल्स हैं, ठीक है, चाहे जो आने वाले टाइम के भी कपल्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें या फिर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो उसको आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, एस्ट्रोलॉजिकली यही है जी। कि किसी भी प्रॉब्लम में नहीं, मतलब किसी भी चीज़ को ना अपने दिमाग पे नहीं लेना है। जी। आपको किसी ने बोल दिया कि कोख बंदी हुई है, दिमाग पे नहीं लेना है। ओके। किसी ने बोल दिया पितृदोष है, दिमाग पे नहीं लेना है किसी भी चीज़ को। जितनी भी चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ों से सॉल्यूशन हो सकते हैं। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकली अगर आपको बेबी प्लान करना है, जी। ठीक है, तो उसको दिमाग पे मत चढ़ाओ कि आपको बेबी प्लान करना है, बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा। एक सेपरेट थोड़ा सा टाइम निकालो उसके लिए। एक इंटरकोर्स में कितनी देर लगती है? 20 मिनट, आधा घंटा। अब उसको प्लान कर लो अच्छे से, उसको अच्छे से प्लान करो। ऐसा नहीं कि हम आए हुए हैं थके हुए और खाया खाना और चलो जी अब जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, अब चलो हो गया। वो प्लान नहीं करना। आप अपनी जिंदगी प्लान कर रहे हो वहां पे, जी। टाइम दो उसको। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत स्ट्रेस ज़रूरी फ्री है। रहना बहुत जरूरी है। मैं अपने हर एक क्लाइंट को बिफोर इंटरकोर्स जी। एक प्रैक्टिस कराता हूँ, जहाँ पे मैं उसको बिल्कुल शांत करा के जीरो में ले जाता हूँ। ओके। ऑन एवरी इंटरकोर्स वो प्लान करते हैं। ओके। बिल्कुल दिमाग एकदम शांत, जी। कितना भी स्ट्रेस हो, दिमाग एकदम शांत। जब वो जीरो हो जाएगा तब वो अपना इंटरकोर्स प्लान करेगा। ओके, तो ये आप एक पहले एक्सरसाइज ये करवाते हैं कंडीशन है बेसिकली। उसकी, ओके। उस कैलेंडर के अंदर और मेरी कंसल्टेशन के अंदर एक कंडीशन ये होती है। एस्ट्रोलॉजिकल ये पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि पहले आपको ये करना ही करना है, ये रिचुअल है, ये आपको करना ही करना है। ओके। और वहां से वो जब दिमाग एकदम शांत होता शांत हो है, गया। और इतने सारे मेरे पास रिव्यूज आते हैं कि जो इंटीमेसी
अब हम प्लान कर पा रहे हैं ना, ये हमने लाइफ में कभी प्लान नहीं की। ऐसा प्लेजर भी हमने कभी फील नहीं किया, आई सी। बिकॉज कि जब वो जीरो हो गए, कोई थॉट नहीं है माइंड में, कुछ नहीं है, सब जीरो है। अब पता है कि अब हम सिर्फ इसी के लिए आए हैं, आई सी। सो वो हेल्प करती है चीज़ें। वेल दर्शन जी, थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पे आए। ऑब्वियसली मैंने काफ़ी नॉलेज पाई आपसे, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी नॉलेज पाई होगी। थैंक यू सो मच आपकी इनसाइट देने के लिए, एंड आई एम श्योर आगे जाके हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ेंगे। होपफुली जो आगे आपसे बेनिफिट कर पाएंगे, जिनको ये प्रॉब्लम है, जो बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, उनको काफ़ी आप पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर पाएंगे उनकी लाइफ को। Thank you so much for coming here. Thank you guys for watching us today, and I hope you guys enjoyed it. Please like, comment, and share, and subscribe to my channel. Thank you.